मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक बच्चे को किसी खाली सी बिल्डिंग के अंदर देखते हैं, जहां डोर के पास जाते ही एक हाथ उस बच्चे को अंदर खींच लेता है। नाउ यहां से कहानी 8 महीने आगे बढ़ जाती है, जहां हम श्रीकांत नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि सिंगल पेरेंट है। दरअसल श्रीकांत के बीवी की मौत उसके बेटे मानदार के जन्म के कुछ ही समय बाद हो गई थी और तब से श्रीकांत ही अपने बेटे मानदार का ख्याल रखता है। तो एक दिन क्रिकेट खेलते वक्त मानदार बेहोश हो जाता है और ऐसे में श्रीकांत उसे फौरन अस्पताल लेकर जाता है। वहां के डॉक्टर श्रीकांत को मानदार के कुछ टेस्ट वगैरह कराने को कहते हैं। साथ ही वो जन संजीवनी हॉस्पिटल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिनॉय से मिलने भी कहते हैं। तो जब श्रीकांत या फिर श्री डॉक्टर शिनॉय से मिलने जाता है तो उसे वहां उनकी बेटी डॉक्टर राधिका मिलती है, जो कि अपने पिता की जगह संभाल रही थी। डॉक्टर राधिका श्री को मानदार के कुछ टेस्ट वगैरह करवाने के लिए वार्ड बॉय के साथ एक रूम में जाने को कहती है। यहाँ रूम में जाने से पहले हम एक बच्चे के चीखने की आवाज सुनते हैं, जो कि पेट में दर्द की शिकायत से चिल्ला रहा था। राधिका यहाँ आती है और उस बच्चे को एक इंजेक्शन देकर सुला देती है। नेक्स्ट बारी मानदार की थी और उसके टेस्ट्स के दौरान राजाराम नाम का आदमी श्री को टेस्ट वगैरह की फी भरने के लिए नीचे भेज देता है। श्री यहाँ देखता है कि फीस उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी और यहाँ काउंटर पर एक लंबी लाइन लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ मानदार उस बच्चे के पास जाता है जो कि अभी थोड़ी देर पहले दर्द से चिल्ला रहा था। इस बच्चे का नाम भास्कर होता है और जब मानदार भास्कर के रूम में जाता है तो वो देखता है कि भास्कर अपने रूम की विंडो से सामने वाली एक खाली बिल्डिंग को देखकर हंस रहा था। कुछ देर बात करने के बाद ही भास्कर और मानदार के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और बातें हुई बातों में भास्कर मानदार को बताता है कि सामने वाली बिल्डिंग में उसकी मदर एलिजाबेथ रहती है, जो कि यहाँ इसी हॉस्पिटल में पहले नर्स हुआ करती थी और वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती हैं। नाउ आई नो मैं कभी मंदार बोल रहा हूँ कभी मानदार, एक्चुअली मेरे एक दोस्त का नाम मानदार था और फिल्म में मंदार है, तो कंफ्यूज मत होना, जो भी नाम बोल रहा हूँ कैरेक्टर एक ही है। एनीवेज भास्कर उसे बताता है कि उसकी मदर ने उससे कहा है कि मानदार जल्द ही इस हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला है। यह सुनकर मानदार कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो अभी कुछ ही दिनों के बाद अपने पापा के साथ यहाँ से घर वापस चला जाएगा। मानदार भास्कर से पूछता है कि वो इतनी दूर से अपनी मदर से कैसे बात करता है, जिस पे भास्कर उसे बताता है कि उसके पास एक फोन है जिसके जरिए वो अपनी मदर से बात कर सकता है। इसके बाद मानदार भास्कर से क्रिकेट खेलने के लिए पूछता है और भास्कर मान जाता है। वो अपने ड्रॉर में मोबाइल रखकर वहां से एक पेपर बॉल निकालता है, जिसके बाद वो दोनों बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। खेलते खेलते भास्कर मानदार के साथ एक लैडर लाकर सामने वाली बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करता है और वो कहता है कि वहां वो अपनी मदर से मिलने जा रहा है। वो मानदार से रिक्वेस्ट करता है कि मानदार इस बात को सीक्रेट ही रखे और किसी से भी इसका जिक्र ना करे। वहीं जब श्री वापस आता है तो मानदार को अपने कमरे में ना पाकर एकदम घबरा जाता है और जब हॉस्पिटल स्टाफ को पता चलता है तो वो लोग भास्कर और मानदार दोनों को खोजने लगते हैं। थोड़ी देर बाद श्री को मानदार मिल जाता है, जो कि उसे बताता है कि वो भास्कर के साथ खेल रहा था। श्री मानदार से पूछता है कि तुम किस भास्कर की बात कर रहे हो। तो राधिका यहाँ बताती है कि जो बच्चा अभी रूम में चिल्ला रहा था उसका नाम भास्कर है और उसे लास्ट स्टेज कैंसर है, इसलिए राधिका एनजीओ की हेल्प से उस बच्चे के लिए फंड इकट्ठा कर रही है। तभी यहाँ राजाराम आता है और राधिका को बताता है कि भास्कर हॉस्पिटल के सामने वाली अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर चला गया है। अब दोस्तों फिल्मों में जब कभी भी अबैंडन्ड बिल्डिंग की बात होती है तो एक बात क्लियर होता है कि वो बिल्डिंग भूतिया होगा और फिर हम उस बिल्डिंग की राज जानने के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसी ही एक भूतिया कहानी आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं, जिसका नाम है हॉन्टेड हाउस। और इस कहानी में एक कपल नए घर में शिफ्ट होते हैं जहां उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है। देखो कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां 4500 से भी ज्यादा किताबें अवेलेबल है ऑडियो फॉर्म में और इन किताबों को आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। ये ऑडियो बुक्स रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हैं, क्योंकि कुकू एफएम एक मेड इन इंडिया ऐप है। कुकू एफएम पे आप बुक समरीज और कहानियां भी सुन सकते हैं और यहाँ मैं उनके टीम से बात करके आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आया हूँ। देखो अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि हॉन्ट 50 का इस्तेमाल करते हो तो आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिलेगा। जी हाँ, जो सब्सक्रिप्शन 399 का है वो मिलेगा सिर्फ 199 में। बस ध्यान रहे कि ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए एप्लीकेबल है, तो देर किस बात की, जल्दी से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई पहले लिंक पे क्लिक करके कुकू एफएम को डाउनलोड करो एंड देन वहां ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि हॉन्ट 50 जरूर यूज करना टू गेट 50% ऑफ। डाउनलोड कुकू एफएम नाउ। हैप्पी लिसनिंग।
कमिंग बैक टू स्टोरी, लोग तुरंत भास्कर को ढूंढने के लिए अबैंडन बिल्डिंग के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं और जाने से पहले राधिका श्री से कहती है कि आप टेस्ट रिपोर्ट्स लेने के लिए कल आना। ऐसे में श्री मानदार को लेकर अपने घर चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ हम भास्कर को अबैंडन बिल्डिंग में उसी डोर के पास देखते हैं जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था। इसके बाद हमें भास्कर की चीख सुनाई देती है और फिर सीन अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है जहां श्री मानदार की रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल आया था। श्री यहाँ राधिका को रोता हुआ देखता है और उससे भास्कर के बारे में पूछता है, जिस पर राधिका बताती है कि कल उन लोगों को भास्कर सामने वाली बिल्डिंग के अंदर बेहोशी की हालत में मिला था और उसके अंदर काफी इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई थी। दूसरी तरफ हम भास्कर और मानदार को एक साथ देखते हैं जहां भास्कर मानदार को अपने साथ एक रूम में ले जाता है जहां कई सारे मृत शरीर रखे हुए थे। यहां से सीन श्री पे शिफ्ट होता है जिसके पास एक नर्स आकर कहती है कि उन्हें मानदार हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में बेहोश मिला है। श्री को यहां समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मानदार बार बार बेहोश क्यों हो रहा था। राधिका श्री को बताती है कि मानदार की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है लेकिन हमें कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे, इसलिए मानदार को 2 दिन के लिए इसी हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा। श्री इस बात के लिए मान जाता है और मानदार को एक वार्ड में शिफ्ट करा दिया जाता है। बातों बातों में श्री मानदार से पूछता है कि वो ऑपरेशन थिएटर में अकेला क्या कर रहा था, जिस पर मानदार श्री को बताता है कि भास्कर उसे वहां लेकर गया था। यह सुनकर श्री मानदार को कहता है कि भास्कर तो 1 दिन पहले ही यहां से ठीक होकर जा चुका है, लेकिन मानदार बताता है कि भास्कर अभी भी यहीं है। मानदार श्री को सामने की बिल्डिंग में भास्कर की मदर एलिजाबेथ के बारे में बताता है और वो कहता है कि भास्कर की मदर हर किसी को ठीक कर देती हैं। ऐसा कहने के बाद वो श्री को ड्रॉर में रखे फोन से एलिजाबेथ को कॉल करने के लिए कहता है ताकि श्री उसे कह सके कि मानदार को जल्दी ठीक कर दो। मानदार के यहां से चले जाने के बाद जब श्री उस ड्रॉर को खोलता है तो उसे वहां कोई फोन नहीं मिलता। खैर, नेक्स्ट सीन में मानदार को स्कैन के लिए ले जाया जाता है और स्कैन हो जाने के बाद श्री को कुछ पैसे लेने जाना होता है और इसलिए वो जाने से पहले मानदार को समझा कर जाता है कि वो कहीं नहीं जाए। लेकिन यहाँ मानदार तो अलग ही जिद पकड़ के बैठा था। जी हाँ, वो अपने पिता से बार बार एलिजाबेथ से मिलने की जिद कर रहा था और ऐसे में श्री मानदार को डांट देता है। वो राजाराम को कुछ पैसे देकर वापस आने तक मानदार पर निगरानी रखने के लिए कहता है। घर जाकर श्री अपनी सेविंग से बचाए हुए पैसे इकट्ठा करता है और यहाँ दूसरी तरफ मानदार उठकर उसी फोन को ढूंढने की कोशिश करता है जो भास्कर के ड्रॉर में रखा था, मगर वो फोन चल नहीं रहा था, इसीलिए वो उस फोन को फेंक कर उदास हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फोन अपने आप ही ऑन हो जाता है और उसमें से एलिजाबेथ की आवाज आती है जो कि मानदार से उस बिल्डिंग में आकर मिलने के लिए कह रही थी। मानदार जब विंडो से उस बिल्डिंग की तरफ देखता है तो उसे वहां एक लाइट ब्लिंक होती दिखाई देती है, जिसे देखकर मानदार को यकीन हो जाता है कि एलिजाबेथ उसे सच में बुला रही है। नाउ मानदार छिपकर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है और ठीक उसी समय यहाँ पे श्री पहुंच जाता है जो कि मानदार को अपने रूम में ना देखकर एकदम घबरा जाता है। पूरा हॉस्पिटल स्टाफ मानदार को ढूंढने लगता है और इसी बीच राजाराम मौका पाकर डॉक्टर शिनॉय को कॉल लगाता है और उन्हें बताता है कि एलिजाबेथ मानदार नाम के बच्चे को भी दिखने लग गई है। नाउ डॉक्टर शिनॉय राजाराम से उन पर नजर रखने के लिए कहता है, साथ ही वो ये सब राधिका को बताने से भी मना करता है। खैर, यहाँ मानदार उसी बिल्डिंग के एक दरवाजे के पास पहुंच जाता है जहां हम एलिजाबेथ को देख पाते हैं जो कि काफी स्केरी लग रही थी, लेकिन मानदार के व्यू से वो किसी नॉर्मल इंसान की तरह दिख रही थी, विच मीन्स कि एलिजाबेथ बच्चों के सामने एक सौम्य रूप में आती है। एलिजाबेथ मानदार को उसी होल वाले दरवाजे के पास जाने के लिए कहती है जहां अचानक से राजाराम आ जाता है और मानदार को एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है और वापस हॉस्पिटल में ले आता है। यहाँ हॉस्पिटल में हम डॉक्टर रवीश को मानदार और श्री के पास देखते हैं जो कि मानदार का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि कोई चिंता करने की बात नहीं है। श्री डॉक्टर रवीश से पूछता है कि क्या आप यहाँ पर एलिजाबेथ नाम की किसी नर्स को जानते हैं। इस पर डॉक्टर रवीश सिंपली डिनाइज और वो मानदार की स्थिति के बारे में श्री को बताते हैं कि मानदार दरअसल इस वक्त शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर नाम की एक मेंटल डिजीज का शिकार हो गया है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जहां किसी एक इंसान के डिल्यूजनल थॉट्स उसके साथ रहने वाले किसी और इंसान को भी आने लगते हैं, which simply means कि भास्कर जो कि एक ऑर्फन चाइल्ड था, उसने एलिजाबेथ नाम की एक इमेजिनरी कैरेक्टर इमेजिन कर ली थी और उसने मानदार को जो कहानी सुनाई थी कि एलिजाबेथ उसे ठीक कर देगी वगैरह वगैरह, तो इससे मानदार भी उस एलिजाबेथ कैरेक्टर को मानने लगा और अब वो भी एलिजाबेथ को अपनी मदर की तरह देखने लग गया है। अब जब मानदार को होश आता है तो वो श्री से एक बार फिर से एलिजाबेथ से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर श्री उसका मन रखने के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद मानदार श्री को एक मैप देता है जिसकी मदद से श्री एलिजाबेथ से मिल सकता है। ये मैप मानदार को भास्कर ने दिया था जब वो लोग साथ में खेला करते थे। अब बाहर आकर श्री अपने बेटे की इस हालत पे बहुत दुखी होता है और इसके बाद वो उस पेपर को देखता है जो कि अभी मानदार ने उसे दिया था।
इस पेपर की एक तरफ वो मैप था और दूसरी तरफ हॉस्पिटल का फॉर्म था जिसमें एलिजाबेथ नाम की एक लेडी और एक लड़के जिमी का नाम लिखा हुआ था। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिमी एलिजाबेथ का ही बेटा था। तभी श्री के हाथ खून से रंग जाते हैं और अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब ये फॉर्म देखकर श्री समझ जाता है कि एलिजाबेथ सच में एग्जिस्ट किया करती थी। तो इसके बाद श्री खुद उस बिल्डिंग में चेक करने जाता है जहां से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, मगर जब वो देखता है तो उसे सारे रूम्स खाली दिखाई देते हैं। तभी अचानक राजा राम यहाँ पीछे से आकर श्री को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। नाउ नेक्स्ट सीन में जब श्री को होश आता है तब वो अपने सामने डॉक्टर शेनॉय और डॉक्टर रवीश को देखता है। श्री डॉक्टर शेनॉय से एलिजाबेथ के बारे में बात करने लगता है, जिस पे शेनॉय श्री से कहता है कि मंदार और भास्कर की तरह तुम्हें भी शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर हो गया है। इस पे श्री उन्हें वही फॉर्म दिखाता है जिस पे उसने एलिजाबेथ और जिमी का नाम देखा था, लेकिन डॉक्टर उसे दिखाते हैं कि दरअसल ये एक ब्लैंक पेपर था। ये देखकर श्री शॉक्ड हो जाता है और श्री का शक दूर करने के लिए डॉक्टर शेनॉय राजा राम के साथ श्री को उसी बिल्डिंग में ले जाते हैं जहां पर काफी अच्छे से देखने के बाद भी श्री को कुछ नहीं मिलता। डॉक्टर शेनॉय श्री से कहते हैं कि वो ये सब राधिका को न बताए क्योंकि उसे भास्कर की मौत से पहले ही सदमा लग चुका है और वो ये सब सुनकर और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग राधिका श्री को बताती है कि मंदार की रिपोर्ट आ गई है और उसके लंग्स में एक ट्यूमर है, विच मीन्स मंदार को भी भास्कर की तरह कैंसर है और इसका एक सर्जरी के जरिए इलाज हो सकता है। मगर यहाँ दुविधा ये थी कि इसमें श्री को 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इस पर श्री राधिका से कहता है कि वो सिर्फ 2 लाख तक का ही इंतजाम कर सकता है क्योंकि उसके पास 10 लाख है ही नहीं। जिसके रिप्लाई में राधिका कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो तुम्हारे बच्चे की मदद कर सकते हैं। नाउ राधिका की मदद से मंदार के इलाज के लिए सोशल मीडिया पर फंड रेज होने लगते हैं और देखते ही देखते 4 दिन के अंदर मंदार के ऑपरेशन के लिए पूरे 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। एनीवेज, एनजीओ का वर्कर श्री से कहता है कि आज से पहले किसी पेशेंट के लिए इतनी जल्दी फंड्स इकट्ठा नहीं हुए थे। वो श्री को बताता है कि राधिका मैम ने कई बार पहले भी बच्चों के लिए इसी तरह फंड्स इकट्ठा किए हैं। ये बात सुनकर श्री को थोड़ा शक होता है और वो उस वर्कर का फोन चुरा लेता है जिसमें वो देखता है कि कई बच्चों के लिए सच में जन संजीवनी अस्पताल से ही फंड रिलीज हुए थे, जिसमें उसे एक जिमी का भी नाम दिखता है जिसकी मदर का नाम एलिजाबेथ था। यानी कि एलिजाबेथ सच में एग्जिस्ट करती थी और उसने भी जिमी के ऑपरेशन के लिए इसी तरह फंड कलेक्ट किया था। और यहां से श्री को एलिजाबेथ की एक फोटो भी मिल जाती है। श्री इसके बाद राजा राम को वो फोटो दिखाकर उससे सच्चाई मांगता है, जिसपे राजा राम उसे बताता है कि करीब 1 साल पहले यहाँ एक एलिजाबेथ नाम की नर्स काम करती थी जिसके बेटे की मौत ऑपरेशन के दौरान हो गई थी और एलिजाबेथ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो सबसे झूठ बोलने लगी कि उसके बेटे को कुछ नहीं हुआ था और डॉक्टर्स ने उसे जानबूझकर मार दिया। इसीलिए डॉक्टर शेनॉय ने उसे उस अबैंडन्ड बिल्डिंग के एक रूम में कैद कर दिया था जहां पर उसे सिर्फ खाना देने के लिए एक आदमी जाता था। लेकिन अचानक से एक दिन पता चलता है कि वो कैसे तो गायब हो गई, जिसके बाद उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन उसके गायब होते ही वो अक्सर कुछ बच्चों को दिखाई देने लग गई जो कि उससे मिलने के लिए छुप कर उस बिल्डिंग में चले जाते थे और अगले दिन उन्हें उनकी लाशें मिलती थी। अब भले ही मंदार को भी वो दिखने लगी है, लेकिन उसे शायद कुछ नहीं होगा क्योंकि उसका तो कल ऑपरेशन है, जिसके बाद वो ठीक हो जाएगा और घर चला जाएगा। श्री राजा राम से कहता है कि तुम मेरे साथ उस बिल्डिंग में चलो और वो रूम दिखाओ जहां एलिजाबेथ गई थी। लेकिन मौका देखकर राजा राम उल्टा श्री को उस बिल्डिंग में बंद करके वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पर श्री को वही रूम मिलता है जहां डॉक्टर शेनॉय ने एलिजाबेथ को बंद करके रखा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस रूम के दरवाजे में जो होल था उसे इन लोगों ने ब्लॉक करके रखा था। श्री उसी होल के जरिए उस रूम के अंदर एंटर करता है जहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, मगर उसे वहां पर एक खिड़की दिखाई देती है जिसे ब्लॉक किया गया था। श्री इस खिड़की को खोलता है और यहाँ से दूसरी तरफ हॉस्पिटल के विंडो में मंदार को कॉल पर किसी से बात करता हुआ देखता है। मंदार उसकी तरफ देखकर कहता है कि उसने एलिजाबेथ से मुलाकात कर ली है और उसने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर तभी वहां मंदार के पास राधिका आ जाती है और वो श्री को सामने की बिल्डिंग में देखकर कहती है कि ये लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे और फिर वो राजा राम को मंदार को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए कहती है। ये सब देखकर श्री को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे और ठीक उसी समय उसे वहां पर एलिजाबेथ की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि श्री का हाथ पकड़कर उसे वहां से जाने नहीं देती और बार बार रूम में लगे एक स्विच बोर्ड की तरफ इशारा करती रहती है।
तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम राजाराम के साथ रवीश और डॉक्टर शिनॉय को देखते हैं और यहाँ श्री भी आ गया था जो कि उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करता है, मगर वो दोनों उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम श्री को ऑपरेशन थिएटर में पाते हैं जो कि थोड़ा बहुत होश में आ चुका था। नाउ उसे यहाँ डॉक्टर शिनॉय, डॉक्टर रवीश और राधिका की बातों से पता चलता है कि इन तीनों ने मिलकर ऐसे ही कई पेशेंट्स की झूठी रिपोर्ट्स बनाकर ऐसे ही फंड्स रेज कर लिए हैं जिससे इन्होंने काफी पैसा बनाया। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को कोई बीमारी होती ही नहीं थी, ये लोग फालतू में बीमारी बताते थे, फंड्स इकट्ठा करते थे एंड फालतू का ऑपरेशन कर देते थे। और ये सारा ऑपरेशन राधिका करती थी जिसके पास डॉक्टर की डिग्री तक नहीं थी और वो मेडिकल एग्जाम में 3 बार फेल भी हो चुकी थी। लेकिन राधिका को डॉक्टर बनना था और इसीलिए वो प्रैक्टिस के लिए इन बच्चों का ऑपरेशन किया करती थी, जिसका शिकार एलिजाबेथ का बेटा जिमी और भास्कर भी हुए थे। राधिका की गलत मेडिकेशन के कारण कई बच्चे मारे गए। इसी तरह यह हॉस्पिटल आराम से स्कैम कर रहा था और पैसे भी कमा रहा था ना। ऑब्वियसली मंदार को कैंसर जैसा कोई सीरियस प्रॉब्लम था ही नहीं, बल्कि उसे एक माइल्ड सा आजमा था और इसीलिए शिनॉय डॉक्टर रवीश से कहता है कि तुम बस दुनिया को दिखाने के लिए मंदार के चेस्ट पे एक कट मार दो और फिर उसमें स्टिचेस लगा दो ताकि लोगों को लगे कि उसका ऑपरेशन सच में किया गया है। और उस श्रीकांत को भी ठिकाने लगा दो क्योंकि श्रीकांत को इस हॉस्पिटल के बारे में काफी कुछ पता चल चुका है। श्री के मरने के बाद हम दुनिया से कहेंगे कि वो अपने बच्चे को छोड़कर कहीं भाग गया क्योंकि पैसों की कमी थी। अब इन दोनों के जाने के बाद राजाराम श्री को इंजेक्शन का ओवरडोज देने के लिए जाता है, लेकिन श्री राजाराम को ही वो इंजेक्शन लगा देता है और यहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ राधिका अपने पिता के मना करने के बाद भी मंदार का ऑपरेशन करने की तैयारी करती है, जो कि वो ऑनलाइन वीडियो देखकर करने वाली थी। ये देखकर हम क्लियर हो जाते हैं कि दरअसल राधिका एक साइको किलर थी और उसका दिमाग स्टेबल नहीं था और वो अपने प्रैक्टिस के लिए इन बच्चों को जान से मार देती थी। राधिका ऑपरेशन थिएटर में जाती है, लेकिन यहाँ वो देखती है कि मंदार अपने बेड पर नहीं था क्योंकि श्री उसे लेकर भाग गया था। अब अगले दिन जन संजीवनी हॉस्पिटल न्यूज में हर जगह छाया हुआ था और कई लोग इस हॉस्पिटल के बारे में कंप्लेन कर रहे थे। अब ये सब पॉसिबल हुआ था श्री के उस सबूत की वजह से जो कि उसे उस दिन अबैंडन्ड बिल्डिंग में मिला था। जी हाँ, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि श्री उस स्विच बोर्ड की तरफ जाता है जिस पर एलिजाबेथ इशारा कर रही थी। इसीलिए श्री उस बोर्ड को खोलकर देखता है जिसमें श्री को एक मोबाइल मिलता है। इस मोबाइल में एलिजाबेथ ने मरने से पहले राधिका, डॉक्टर शिनॉय और डॉक्टर रवीश की पूरी सच्चाई बताई हुई थी और पूरे स्टेटमेंट को एक वीडियो में रिकॉर्ड किया था। इस रिकॉर्डिंग में एलिजाबेथ बताती है कि उसके बेटे जिमी की मौत का कारण राधिका ही थी क्योंकि वो जिमी को उल्टे सीधे मेडिकेशन पे रख रही थी। और जब एलिजाबेथ ने इस पर आवाज उठाया तो डॉक्टर शिनॉय और डॉक्टर रवीश ने उसे सामने की खाली बिल्डिंग में कैद कर दिया और फिर उसे एक दिन मार दिया गया। इसके बाद पुलिस डॉक्टर शिनॉय, राधिका और रवीश को अरेस्ट कर लेते हैं और मूवी के क्लोजिंग सीन में हम श्री को अपने बेटे मंदार के साथ देखते हैं जो कि अपने अस्थमा के लिए इनहेलर ले रहा था और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कंप्लीट स्टोरी एंड ऑल्दो मूवी एंड तक खुद ब खुद सारे सवालों का जवाब दे देती है, येट देयर वर सम माइनर डिटेल्स लाइक एलिजाबेथ का फोन। दरअसल एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एडमिट अपने बेटे जिमी से फोन के थ्रू बात किया करती थी और वो वही फोन था जो कि भास्कर को मिला था। नाउ एलिजाबेथ की स्पिरिट उसी बिल्डिंग में भटक रही थी और जब उस पर इतने सालों बाद कॉल आई होगी तो उसे ऐसा लगा कि कॉल के दूसरे तरफ उसका अपना ही बेटा जिमी है। इसीलिए वो एक माँ की तरह एडमिटेड बच्चों को अपने पास बुलाया करती थी और उन्हें समझाती थी कि वो ठीक हो जाएंगे। वो बच्चों को हार्म नहीं करती थी, इनफैक्ट बच्चों को तो हॉस्पिटल हार्म कर रहा था। एलिजाबेथ उन बच्चों को हॉस्पिटल से किसी तरह बाहर निकालना चाहती थी एंड मे बी वो उनके थ्रू ही स्विच बोर्ड में छिपा फोन भी पुलिस तक पहुंचाना चाहती थी। ऐसे में श्रीकांत ही इकलौता ऐसा आदमी था जिसे पता चला कि एलिजाबेथ कोई बनावटी कैरेक्टर नहीं बल्कि सच्चाई है और वो उसका पता लगाने उस बिल्डिंग में गया जहां एलिजाबेथ ने उसे सबसे बड़ा एविडेंस यानी कि वो फोन दिखाया और इसी फोन की मदद से श्री ने सब कुछ का पर्दाफाश किया। इतना ही नहीं, श्री ने अपने बेटे मंदार या मानदार जो भी आप बोल रहे हो उसको बचा लिया।